दिल्ली के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, सन 1191। तराइन का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध आरंभ हुआ। राजपूत सेना ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। इतिहास का निर्णय हमेशा राजमहलों में नहीं होता। कभी कभी उसका निर्णय रणभूमि में होता है और कभी किसी एक राजा की विजय या पराजय आने वाली कई शताब्दियों का भविष्य लिख देती है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में भी एक ऐसा ही समय आया था। एक ऐसा समय जब उत्तर भारत की सत्ता बदल रही थी। पुरानी शक्तियां अपने गौरव को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। नई शक्तियां अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं और इतिहास चुपचाप अपने अगले अध्याय की तैयारी कर रहा था। उसी अध्याय का नाम था दिल्ली सल्तनत। आज जब दिल्ली सल्तनत का नाम लिया जाता है तो उसके साथ अनेक धारणाएं भी सुनने को मिलती हैं। उनमें सबसे प्रसिद्ध धारणा यह है कि दिल्ली सल्तनत ने 365 वर्षों तक शासन किया। लेकिन इतिहास का दायित्व प्रचलित धारणाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा करना है। यदि केवल दिल्ली सल्तनत के शासनकाल को आधार माना जाए तो इसकी शुरुआत सन 1206 में होती है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली की सत्ता संभाली। और इसका अंत सन 1526 में हुआ, जब पहले पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली में एक नए युग का उदय हुआ, अर्थात लगभग 320 वर्षों का शासन। हाँ, यदि मोहम्मद गौरी की विजय से आरंभ हुई उस राजनीतिक प्रक्रिया को भी साथ जोड़ दिया जाए, तब भी यह अवधि लगभग 334 वर्षों तक ही पहुंचती है। इसलिए 365 वर्षों का उल्लेख ऐतिहासिक प्रमाणों से मेल नहीं खाता। इन 3 शताब्दियों में 5 वंश दिल्ली की गद्दी पर बैठे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। किंतु यह केवल 5 राजवंशों का क्रम नहीं है। यह सत्ता के उत्थान और पतन की कथा है। यह साहस और महत्वाकांक्षा की कथा है। यह दूरदर्शी निर्णयों और विनाशकारी भूलों की कथा है। इसी युग में रजिया ने परंपराओं को चुनौती देकर दिल्ली की गद्दी संभाली। इसी युग में अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत की शक्ति को दक्षिण भारत तक पहुंचाया। इसी युग में मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे निर्णय लिए जिन पर आज भी इतिहासकार विचार करते हैं। और इसी युग में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को ऐसा घाव दिया जिसकी स्मृति वर्षों तक मिट न सकी। किंतु इन सब घटनाओं से पहले एक प्रश्न उठता है, क्या दिल्ली सल्तनत का इतिहास वास्तव में सन 1206 से आरंभ होता है, या इसकी कहानी उससे कई वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी? यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजना है तो हमें दिल्ली की ओर नहीं, तराइन की ओर चलना होगा। उस रणभूमि की ओर जहां 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे अजमेर और दिल्ली के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान। दूसरी ओर थे गुर के महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी। उस दिन रणभूमि में केवल 2 राजाओं का सामना नहीं था। वहां 2 राजनीतिक व्यवस्थाएं आमने सामने थीं। 2 विचार आमने सामने थे और 2 भविष्य, जिनमें से केवल एक को इतिहास स्वीकार करने वाला था। तराइन के मैदान में जो हुआ, उसने केवल एक युद्ध का परिणाम तय नहीं किया, उसने आने वाली कई शताब्दियों की दिशा निर्धारित कर दी। और वहीं से आरंभ होती है दिल्ली सल्तनत की वास्तविक गाथा। दिल्ली सल्तनत की कहानी सन 1206 में अवश्य शुरू होती है, किंतु उसकी भूमिका उससे कई वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी। उस समय उत्तर भारत अनेक शक्तिशाली राज्यों में विभाजित था। अजमेर और दिल्ली पर चौहानों का अधिकार था। कन्नौज पर गाहड़वालों का शासन था। बुंदेलखंड में चंदेल शक्ति विद्यमान थी। गुजरात में चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, अपना प्रभाव बनाए हुए थे। मालवा में परमार शासन कर रहे थे। ये सभी राज्य समृद्ध थे, संगठित थे और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली भी थे। किंतु एक ऐसी शक्ति का अभाव था जो पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांध सके। उसी समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के पार गहुर की पहाड़ियों से एक नई शक्ति उभर रही थी। उसका शासक था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उसका उद्देश्य केवल आक्रमण करके धन लूटना नहीं था। उसकी दृष्टि उससे कहीं आगे थी। वह भारत में स्थायी राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यही उद्देश्य उसे बार बार भारत की ओर खींच लाया।
अंततः वह समय भी आ गया जब उसका सामना उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक से होना था। वह थे अजमेर और दिल्ली के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान। सन 1191। तराइन का विशाल मैदान, दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध आरंभ हुआ। राजपूत सेना ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। युद्ध के अंत तक मोहम्मद गौरी की सेना पराजित हो चुकी थी। स्वयं गौरी युद्ध भूमि में घायल हुआ और उसे अपने प्राण बचाकर वहां से पीछे हटना पड़ा। उत्तर भारत में विजय का उत्सव था। ऐसा प्रतीत हुआ कि संकट टल चुका है, किंतु कुछ पराजय ऐसी होती हैं जो मनुष्य को तोड़ती नहीं, उसे और अधिक खतरनाक बना देती हैं। मोहम्मद गौरी ने अपनी हार को अंत नहीं माना। उसने उसे एक सीख के रूप में स्वीकार किया। अगले लगभग 1 वर्ष तक उसने अपनी सेना को नए सिरे से संगठित किया। घुड़सवार तीरंदाजों की संख्या बढ़ाई, सैनिकों को अधिक अनुशासित बनाया, युद्ध नीति में परिवर्तन किए और फिर वह एक बार फिर भारत की ओर बढ़ा। सन 1192। स्थान वही था, तराइन, किंतु परिस्थितियां बदल चुकी थीं। इस बार गौरी पहले से कहीं अधिक तैयार था। युद्ध आरंभ हुआ। घंटों तक दोनों सेनाएं संघर्ष करती रहीं, किंतु धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा बदलने लगा। गौरी की योजनाबद्ध युद्ध नीति प्रभाव दिखाने लगी और अंततः राजपूत सेना पराजित हुई। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। उनके अंतिम समय को लेकर विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत अलग अलग विवरण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इस विषय में किसी एक कथा को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। किंतु एक तथ्य निर्विवाद है, तराइन के द्वितीय युद्ध ने उत्तर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। दिल्ली और अजमेर पर गुरी सत्ता का प्रभाव स्थापित हो गया। फिर भी मोहम्मद गौरी ने भारत में रहकर शासन नहीं किया। उसने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दी। शायद उस समय स्वयं गौरी को भी यह अनुमान नहीं था कि उसका यही निर्णय आने वाले वर्षों में भारत के इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाला है। वह अध्याय जिसे इतिहास ने नाम दिया दिल्ली सल्तनत। तराइन का दूसरा युद्ध समाप्त हो चुका था। उत्तर भारत की राजनीतिक दिशा बदल चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही वास्तव में दिल्ली सल्तनत के जन्म का कारण बना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, किंतु उसका साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं था। उसका शासन वर्तमान अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के कुछ भागों तक फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य का संचालन एक स्थान पर रहकर संभव नहीं था। उसे बार बार गजनी और घुर लौटना पड़ता था। ऐसी स्थिति में भारत जैसे विशाल प्रदेश के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो केवल एक सेनापति न हो, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी निष्ठा पर उसे पूर्ण विश्वास हो। उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।